नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। 10 से 12 मिनट्स में अब दुनिया भर के सारे खबरों का एक समरी यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करेंगे। ऐसे आर्टिकल्स जो आपको फाइनेंशियली या तो फायदा पहुंचा रहे हैं या तो नुकसान दे रहे हैं, और उन्हें एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है इसका हमारे फाइनेंसेस पर। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आपके सैलरीज, आपके बिजनेस इनकम, आपके बिजनेस ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, उसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीडियोस अगर आपको ऐसी पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अब शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले आर्टिकल से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप रुपया अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो लगातार नीचे गिर रहा है, एंड यहाँ पे रुपया अगर आप देखेंगे तो गिर करके ऑलमोस्ट 90 टच करने वाला है अगेंस्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ डॉलर के अगेंस्ट बात हो रही है, तो यहाँ पे $1 अब 90 रुपीज के बराबर होगा बाय दिसंबर एंड, और ये रीगेन करेगा बाय मार्च। ये इस टाइटल का कहना है। ये टाइटल कह रहा है कि रुपया गिर करके 90 तक चला जाएगा, ठीक है, वर्सेस डॉलर बाय दिसंबर एंड, दिसंबर के एंड तक, और फिर वापस से और मजबूत हो जाएगा मार्च तक। तो क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके अगेंस्ट ये आपको ऐसे टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे मैं कहूँगा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन से। ये है 4.5% का डिक्लाइन आया है इस ईयर। रुपया एक्सपेक्टेड है 90 टच कर देगा। यहाँ पे 88.5 तक ये सेटल होगा बाय दिसंबर। क्यों? ट्रेड डील। सबसे पहला जो इसमें इन्होंने फैक्टर बताया वो है ट्रेड डील, जिसकी वजह से रुपया मजबूत होगा, लेकिन तब तक कमजोर होता रहेगा। रुपया फ्राइडे को 0.9% नीचे गया है, और ये दूसरा सबसे बड़ा फॉल है, ठीक है। क्यों आया ये फॉल? सबसे पहले तो रेट कट का होप था भाई यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है। ये रेट कट का होप अब जा चुका है। ये एक रीजन था जिसकी वजह से भारत में रुपया नीचे आया है। तो कोई अगर एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो मैं इसे कहूंगा कि एक बार कमेंट में एक्सप्लेन करे कि क्या ऐसा रीजन है, क्योंकि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूएस में अगर रेट कट नहीं हो रहा है तो इंडियन रुपया यहाँ पे क्यों स्ट्रांग गिर रहा है, डॉलर के अगेंस्ट, एंड डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है ये भी इंटरफीयर नहीं कर रहा है इस टाइम पे करेंसी को डिफेंड करने के लिए। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स है पोल में, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपया जो है 88 तक आ जाएगा वापस से इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब मार्च तक रुपया वापस 88 पे आ जाएगा, मतलब कि 90 क्रॉस नहीं करेगा। तो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि वो साइडलाइंस पे रहेगा जब रुपया ने 88.8 रीच किया है, और इसके वजह से ट्रिगर हुआ है स्टॉप लॉस करेंसी ट्रेड करने वाले लोगों का। और जो करेंसी है वो स्लिप हुई है टू द डेज लो ऑफ 89.54। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेड डील विद दी यूएस की कंक्लूड हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टैरिफ लगा हुआ है इंडिया के ऊपर वो घट करके, अभी जो 50% चल रहा है, आई थिंक ये घट करके आ जाएगा 15% तक। ये एक्सपेक्टेशंस हमारी 12 से 15% हो सकता है, और इससे रिलीफ भी मिलेगा रुपए को। तो ये रीजन है कि रिलीफ की वजह से रुपया आगे जा करके रिकवर होगा और मजबूत हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट। 2 से 3 रुपए मजबूत हो सकता है, 2.5 रुपए मजबूत हो सकता है। रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं। यहाँ पे 4.33% ये गिरा है। कुछ करेंसीज जो है हमारे रीजन में, जैसे कि ताइवान डॉलर, थाई बाट एंड मलेशियन रिंगिट, ये अप्रिशिएट हुए, उल्टा ये और मजबूत हुए हैं डॉलर के अगेंस्ट, और जबकि रुपया यहाँ पे और कमजोर हो गया। अब बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस थे फॉरवर्ड्स मार्केट में, इंक्लूडिंग नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स। तो ये एक्सीड करते हैं $70 बिलियन बाय एंड ऑफ अक्टूबर, और इसकी वजह से रुपया जो है 90 तक जा सकता है। लेकिन जो रीसेंट पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं इंडियन ऑफिशियल से और कमेंट्स जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, इसकी वजह से तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं ट्रेड एग्रीमेंट पे, और ऐसा देखा जा सकता है कि 90 ब्रीच करके हम दोबारा तुरंत से वापस 88 पे आ जाएं। तो जो डिसीजन है ट्रेड डील का, ये इसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर ये 2 महीना और खिंच गया तो और रहेगी। दूसरा, फेडरल रिजर्व का जो रेट कट है ये जरूर इम्पैक्ट करता रहेगा इसे। ट्रेड डिफिसिट वगैरह क्या चल रहा है, इससे भी काफी फर्क पड़ने वाला है। और फाइनल डील रहती क्या है, ये भी एक मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा रुपए के आगे वैल्यू में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करना चाहेगी यहाँ पे, ये ऑगमेंट करना चाहेगी रिजर्व्स को एट एवरी अपॉर्चुनिटी। तो ये कोई मीनिंगफुल अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए इस टाइम पे। जो रिजर्व्स हैं फॉरेन करेंसी के वो डिक्लाइन हुए $33 बिलियन से बाय द एंड ऑफ जून। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्रीगेट जो डिक्लाइन आया है ओवरऑल हमारे रिजर्व्स में, ये एग्रीगेट खाली 10 बिलियन का ही रहा है। तो लेट्स सी, रुपया यहाँ पे नीचे तो आ रहा है, बट यस कौन सी इंडस्ट्रीज इससे इम्पैक्ट होंगी, बहुत ही जनरल क्वेश्चन नहीं है एंड बहुत सिंपल है। लोगों को पता होगा कि जो भी एक्सपोर्टिंग हमारी
इंडस्ट्रीज हैं वो बेनिफिट लेंगी इस चीज़ का, और जो भी लोग इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान होगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने वाला है, ठीक है। अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल किनका बढ़ेगा? ऐसी कंपनीज का, ऐसे सेक्टर्स का जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स काफ़ी सारी APIs पाउडर्स ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, किससे? चाइना से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तो उनका यहाँ पे खासा नुकसान हो सकता है। साथ में जितने भी लोग आप लोग सर्विसेज यूज करते हो, जैसे चैट GPT, क्लाउड यूज करते हो, अगर आपने क्लाउड लिया हुआ है, कुछ भी पे करते हो आप डॉलर्स में पे करते हो, राइट? तो आपको भी यहाँ थोड़ा सा नुकसान होगा। और जितने बिजनेसेस हैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं US की कंपनीज का, वो भी पे करते हैं कैसे? डॉलर्स में, तो उनको भी यहाँ नुकसान होगा। अब बात करता हूं अगले आर्टिकल की, और यह है इंडिया ब्रेक्स इनटू ग्लोबल क्यू कॉमर्स टॉप 3 बिहाइंड ओनली चाइना एंड US। तो इंडिया जो है अब ये तीसरा लार्जेस्ट मार्केट है क्विक कॉमर्स का, बेस्ड ऑन रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात करें, क्विक कॉमर्स मतलब क्या हो गया? 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट्स में डिलीवरी, 20 मिनट्स में डिलीवरी, ये होता है क्विक कॉमर्स। एंड हम लोग सिर्फ चाइना और US के ही पीछे हैं अब, और जापान, साउथ कोरिया, UK, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, इन सबसे हम आगे निकल चुके हैं। ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि इस टाइम पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है अमंग टॉप 3, उसमें हमारा नाम आता है विद कंपाउंडेड CAGR ऑफ 15.5% 2025 से 30 के बीच में, कंपेयर टू 6.72% इन US एंड 7.9% इन चाइना। तो इंडिया जो है यहाँ पे लीडिंग रिसिपेंट है फंडिंग का स्पेस में भी। मार्केटिंग प्लस मीडिया इंटेलिजेंस की अगर आप रिपोर्ट देखोगे, स्टडी देखोगे, तो पब्लिसिस्ट कॉमर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करता है कि पिछले 10 सालों में कंट्री ने रिसीव किया है $6.8 बिलियन, मतलब लेस देन US बट मोर देन जर्मनी, UK, टर्की, इन सबसे हमने ज्यादा रिसीव किया है सेक्टर में। एंड यहाँ पे 2.71% जो परसेंट शेयर है टोटल प्रोजेक्टेड 198 बिलियन का ग्लोबल क्यू कॉमर्स रेवेन्यूज का, वो आया है किसके पास? इंडिया के पास। तो इंडिया के जो रेवेन्यूज है वो भी एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाएंगे, फ्रॉम 5.38 बिलियन इन 2025 टू 11.08 बिलियन बाय 2030। तो हमारा ग्लोबल परसेंटेज शेयर भी 4% हो जाएगा बढ़ करके। तो नंबर ऑफ यूजर्स भी स्टैटिस्टा को लगता है कि इंडिया में ये पहुंच जाएगा कितना? 65 मिलियन, मतलब 6.5 करोड़, गिविंग इट अ 7% शेयर इन ग्लोबल क्यू कॉमर्स कंज्यूमर्स। एंड टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव पे अगर रखा जाए तो चाइना और US कंटिन्यूसली डोमिनेट करेंगे क्यू कॉमर्स स्पेस को। चाइना यहाँ पे टॉप पर है विद प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज ऑफ $92.6 बिलियन, एंड US यहाँ पे सेकंड आता है विद एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज ऑफ $62 बिलियन। तो जो दो कंट्रीज हैं वो 78% टोटल क्यू कॉमर्स रेवेन्यू होल्ड करती हैं पूरी दुनिया का। तो आप लोग क्विक कॉमर्स का काफी मजाक उड़ाते हैं काफी सारे लोग कि यार ये तो क्या है, जोमैटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, बट अगर आप देखोगे तो ग्लोबली पूरी दुनिया में वेव है क्विक कॉमर्स का, एंड इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज, एंड इट्स अ गुड थिंग, राइट। अगर ये नहीं होता अभी कोई भी जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी चीज, तो हम बोलते हैं कि देखो बाहर 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, अभी हमें फ्लिपकार्ट का 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, 10 दिन वेट करना पड़ता है, वी वुड हैव कंप्लेन्ड। सो ये है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। काफी सारे लोग कहते हैं दिस इज नॉट इनोवेशन, आप तो कॉस्ट आर्बिट्राज कर रहे हो क्योंकि आपको लोग सस्ते मिल रहे हैं या जो भी है, बट एटलीस्ट यहाँ पे वी हैव समथिंग लाइक दिस। वेस्टर्न मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यूके ने शो किया है मार्क्ड अपटेक, जहां पे ये 8th आता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो यहाँ पे कोई कंसिडरेबल अडॉप्शन देखने को हमें नहीं मिल रहा है। इंडिया में जो टॉप प्लेयर्स हैं वो है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, बिग बास्केट। ऑलरेडी ये 70 से 100 सिटीज में आ चुके हैं। MMA पब्लिसिस्ट के द्वारा जो डेटा है उसमें देखेंगे कि रफली 2 करोड़ एक्टिव क्यू कॉमर्स शॉपर हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये कलेक्टिवली ऑपरेट करती है 4600 डार्क स्टोर्स, जिससे फास्ट डिलीवरी करती है, और जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो भी करीब 40 से 50 लाख हैं। तो ये रहा डेटा हमारे क्विक कॉमर्स का। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, ये है इंडस्ट्री गेयर्स अप फॉर पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या आ रहा है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो 4 न्यू लेबर कोड्स आए हैं हमारे वो, और जो फर्म्स अक्रॉस सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से नए चेंज रूल से कंप्लाई करने वाले हैं। तो पहले सेक्टर की बात करेंगे, दैट इज IT। अब IT यहाँ पे क्या कर रहा है? ये फेस कर रहा है 5 से 10% पेरोल हाइक, और ये HR सिस्टम्स को भी अपने रिजिग करेगा, मतलब फिर से चेंज करेगा। तो इंडियन IT सर्विसेज कंपनी का पेरोल कॉस्ट 10% से बढ़ सकता है नया लेबर कोड आने की वजह से, क्योंकि जो नए लेबर कोड लास्ट वीक है वो आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। एंड बहुत लोग एग्री करते हैं कि जो नया फ्रेमवर्क है वो क्या करेगा, कुछ गैप्स को प्लग करेगा सेक्टर में, जिसकी वजह से लार्जली फॉर्मलाइज हुआ है पिछले पास्ट फ्यू डेकेड्स में, दैट इज IT इंडस्ट्री। तो इंडियन IT इनेबल सर्विसेज सेक्टर जो है ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि एम्प्लॉयमेंट बेस, इसके पास एम्प्लॉय बेस है 5.8 मिलियन का, मतलब करीब 58 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं।
एंड जो की कॉस्ट है वो होगा मैंडेटरी फ्री हेल्थ चेकअप सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो 40 साल से ऊपर के हैं। ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं था पहले, लेकिन अब है, ठीक है। तो आप 40 से ऊपर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनको आपको उनका हेल्थ चेकअप कराना होगा। एंड जो साइजेबल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये मिड लेवल मैनेजर्स हैं अबव दैट एज। तो जो एनुअल मेडिकल टेस्ट है वो ऐड करेगा एक्सपेंसेस में। ये अभी भी देखा जाएगा कि कंपनी जो है इसे किस तरीके का आइटम ट्रीट करेगी। एंड क्या ये एक्सपेक्ट करेगी कि एम्प्लॉयज़ ही कॉस्ट को बेयर करें या कंपनी खुद बेयर करेगी कॉस्ट। जैसे कि आपके सैलरी में ऐड कर दिया उस खर्चे को, और आपकी जो सैलरी बताई कि आपका सीटीसी 10 लाख का है, तो उसमें ये भी ऐड कर दिया कि अच्छा 25,000 का हम आपका मेडिकल टेस्ट कराने वाला है, वो आपके सैलरी का पार्ट है। ये भी कंपनीज कर सकती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कंपनी जो है वो सेंट्रल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड द्वारा रेगुलेट की जाएंगी। एंड ये जो एक्सपैंडेड वेज डेफिनेशन है, ये भी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और लीव बेनिफिट्स का जो खर्चा है वो बढ़ाने वाला है। तो इंडिया का जो पेरोल कॉस्ट है वो 5 से 10% जरूर यहाँ पे इंक्रीज होगा नए लेबर कोड आने के बाद। मास टर्मिनेशन और ये सारी चीज़ें भी कम होंगी, और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑब्लिगेशन जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रीस्किलिंग फंड। जो लार्जर एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें तो एडिशनली फॉर्मल लेबर रिलेशंस फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स और ग्रीवेंस प्रोसेसेस एंड डिजिटल कंडक्ट नॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बेसिक पे है मैंडेटेड टू बी एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। बेसिक पे आपका कितना होना चाहिए, सीटीसी का 50% एटलीस्ट होना चाहिए। तो इससे कई सारी कंपनीज क्या कर रही थी कि सीटीसी बताएंगे आपका 10 लाख रुपए, आपको मिल कितना रहा है बेसिक पे, उसमें आपका शायद 3 लाख हो, 4 लाख हो, यू डोंट नो। और सीटीसी में सब कुछ एडेड है, मतलब कि जो पंखा भी चल रहा है आपके लिए उसको भी ऐड कर दिया, एसी चला रहे हैं उसको भी ऐड कर दिया कि भाई ये भी सैलरी का पार्ट है, तुम्हारे लिए एसी चल रहा है। मतलब कंपनीज कुछ भी कर देती हैं बहुत सारी, राइट। तो उसको उस एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% एटलीस्ट बेसिक पे होना चाहिए पार्ट आपके सीटीसी का। जो प्रोविजन फॉर सैलरी जो है अगर आप देखोगे तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कंपनीज डेलिबरेटली बेसिक पे को लो ना रखें और सीटीसी के अराउंड और पर्क्स के अराउंड, बेनिफिट्स के अराउंड ज्यादा यहाँ पे सैलरी बताएं, और ताकि इनका जो पीएफ और ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन है वो भी कम रहे। तो पीएफ और ग्रेच्युटी जो है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है, राइट। तो बेसिक पे कंपनी जानबूझ के कम रखती है, पर्क ज्यादा कर देती है, तो वो ये चीजें भी नहीं कर पाएंगी, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है उन्हें कहीं ना कहीं रिविजिट करना होगा। रियल एस्टेट में क्या होगा, यहाँ पे भी 10% का बेसलाइन लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है। 4 लेबर कोड जो है वो इफेक्टिव हो चुके हैं, एंड रियल एस्टेट ब्रेस कर रहा है इटसेल्फ फॉर एन इंक्रीज इन बेसलाइन लेबर कॉस्ट 5 से 10% का। और लेबर अकाउंट करता है 25 से 30% का प्रोजेक्ट कॉस्ट। 100 रुपए का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, 25 से 30 रुपए आप लेबर को पे करोगे। तो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो अफेक्ट करेगा डेवलपर्स के प्रोजेक्शंस को, और ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो बेसलाइन है वो बढ़ेगा 5 to 10% ओवर 12 to 18 months। तो यहाँ पे भी अलग अलग कोड्स आए हैं। कोड जैसे रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सक्लूजन फ्रॉम वेजेस टू नो मोर देन 50% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। जो स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है आपका, पीएफ, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम का कैलकुलेशन हो गया, ये भी बढ़ेगा कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, जैसे कि ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी कोड चैप्टर 3 एक्सपैंड करता है कि जो नेट ऑफ वर्कर्स हैं जो एलिजिबल हैं बेनिफिट्स के लिए, जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन लोड है वो भी इनके लिए लेकर आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ये डिटेल्ड होगी वंस इट इज सेटल्ड। एंड तो यहाँ पे अब आगे काइंड ऑफ अगर आप कह सकते हो तो प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले लॉस बहुत सारे थे लेबर के, अब लेबर कोड कम हो रहे हैं तो काफी मतलब स्ट्रेटेंड है। मैं कहूँगा डिस्प्यूट्स कम होंगे अगर क्लैरिटी ज्यादा होगी तो नया जमाना आ चुका है, नई नई चीजें हो रही हैं, तो उसके हिसाब से लॉज भी अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो ओवरऑल कंप्लायंस कॉस्ट है, ऑफ कोर्स अगर आप प्रोसेस करोगे, नए पे शिफ्ट होगे तो थोड़े दिन के लिए इंक्रीज होगा, बट आई थिंक कंपनीज जो है अडाप्ट कर लेंगी। अब अपडेटेड प्रोविजंस आए हैं वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी में, तो यहाँ पे स्मूथर एग्जिट थ्रेशोल्ड होगा और लॉन्गर शिफ्ट ऑप्शंस होंगे 8 से 12 घंटे के, जो कैप्ड होंगे एट 48 आवर्स अ वीक। तो ये ऑफसेट कर सकता है पार्ट ऑफ कॉस्ट एस्केलेशन को। इन्होंने ऐड किया फॉर अ लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स, इवन फॉर अ स्मॉल राइज इन एफिशिएंसी और रिडक्शन इन डाउन टाइम, इंप्रूव्ड डिलीवरी टाइमलाइंस। तो 8 से 12 घंटे का शिफ्ट ऑप्शन है आपके पास, लेकिन 48 आवर्स पर वीक ही आप काम करा सकते हो, ये आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा क्विकली एंड चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, ये एक्सपेक्टेड है। एंड मैनेजमेंट भी काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे नए रूल्स को अपने इंस्टीट्यूशंस में अडाप्ट करने के लिए। तो दिस इज द न्यू जो लेबर लॉज है, हमारे लेबर कोड आया है,
उसका इम्पैक्ट ऑन आईटी एंड ऑन रियल एस्टेट, दोनों काफ़ी, मतलब रियल एस्टेट क्यों, क्योंकि इसमें भी लेबर इंटेंसिव काम काफ़ी है, एंड आईटी क्यों, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे हमारे पास लोग काफ़ी सारे हैं। ये मैं कहूँगा कि इट इज़ पीपल ओरिएंटेड सर्विसेज है, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा, ये है यूएस के एग्जिम के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड ये $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अब यूएस की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाइना काफ़ी परेशान कर रहा है यूएस को रेयर अर्थ मेटल्स के लिए एंड मिनरल्स के लिए। तो नाउ दे हैव रियलाइज कि भाई यहाँ तो हालत ख़राब हो सकती है। तो क्या होगा कि अब यूएस कह रहा है कि वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाएगा, जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे देखिएगा अपने मिनरल्स जो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उन्हें एक्सप्लोर करेगा और उन्हें खुद से माइन करेगा। तो ये जो सप्लाई चेन है इनका क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको अब सिक्योर करना है, इनका गोल ये है। तो पहले कुछ डील्स है इनका, पहला ट्रांच अभी होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट्स इन इजिप्ट, फ्रांस, यूरोप, तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे नए इनके फर्स्ट डील साइन होंगे। एंड वेस्ट जो था बहुत ओवर रिलायंट था क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के लिए, जो अभी फेयर नहीं है बिल्कुल भी। एंड इनका कहना है कि वी कांट डू एनीथिंग एल्स, एंड इनका कहना है कि वी आर ट्राइंग टू डू विदाउट दीज अंडरलाइंग क्रिटिकल रॉ मटेरियल सप्लाई चेन्स बीइंग सिक्योर, स्टेबल एंड फंक्शनिंग। तो हम कुछ भी और नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सिक्योर ना कर लें जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स। तो ये सप्लाई चेन हमें मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ पे जो बैंक्स की अर्ली डील्स हैं, यहाँ पे क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी होगी $4 बिलियन के नेचुरल गैस के लिए, जो डिलीवर किया जाएगा टू इजिप्ट बाय न्यूयॉर्क बेस्ड कमोडिटीज ग्रुप हार्ट्री पार्टनर्स। एंड एक 1.25 बिलियन लोन फॉर रेकोडिक माइन इन, ये डेवलप होगा कहाँ, बैरिक माइनिंग द्वारा पाकिस्तान में। एंड बैंक ने $100 बिलियन जो है वो अभी लेफ्ट है, जिसमें डिप्लॉय करेंगे ऑफ $135 बिलियन ऑथराइज बाय कांग्रेस। तो $135 बिलियन की ऑथराइजेशन थी, एंड $100 बिलियन यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है अलाइन करता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी डोमिनेंस एजेंडा के साथ। एंड इन्होंने कैंपेन किया भी था कि यूएस का एनर्जी आउटपुट बढ़ाएंगे और रोल बैक कर लेंगे जो भी एनर्जी और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थे, जितने भी रेगुलेशंस आए थे जो कर्व करते थे, क्योंकि एनर्जी में हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, कोल और जो भी पुराना सोर्सेज है हमारे एनर्जी के, उससे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टू रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। सो जो रेस्ट्रिक्शंस थे अब कहीं ना कहीं वो हटाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमें इसे भी यूज़ करना है, चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे वो ऑयल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।